वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? वैद्युत ध्रुव। समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं यार, किसका वीडियो देखूं, कुछ समझ ही नहीं आता है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। सुनो ध्यान से भैया, आप ही बताओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कब से पढ़े जा रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आया। बस सर सब सिर्फ कहते हैं याद कर लो, रट लो। तो आपके भी चैनल पे क्या रटना पड़ेगा? कुछ तो बताओगे भैया। इसमें तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कब से मैं पढ़े जा रहा हूँ इसको। वैद्युत आवेश क्षेत्र कूलाम का नियम। अगर इंपॉर्टेंट तो बता दो भैया, कम से कम एग्जाम में आएगा वही तो लिख लूंगा। हम सबको काम क्या है, हम सबका यही है कि इंपॉर्टेंट बता दिया करो, लिख लूंगा कम से कम वही तो। मैं इधर रटते जा रहा हूँ, एक लेसन में 4-5 दिन से पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम एक वीडियो में तो बता दोगे आप कंफर्म कि कम से कम एक वीडियो में खत्म ही कर दो। देखिएगा, आप भी ध्यान से सुनो और आप लोग भी ध्यान से सुनो, दोनों लोग का बात बता रहा हूँ। एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करने वाला हूँ, बस मजेदार तरीके से देखिएगा। और इतने मजे तरीके से बताया हूँ ना, एंड तक देखेंगे पूरा आपका जो क्यूरी रहेगा, जो भी रहेगा, सारा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है पहला लेसन है अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला लेसन है अध्याय 1 है। तो इसमें से क्या क्या है? बहुविकल्पी, अतिलक उत्तरी, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है भैया? आंकिक प्रश्न होता है जो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हो गया आपका क्लियर, यानी कि आंकिक प्रश्न क्लियर। और जो इंपॉर्टेंट बताया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताया गया है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्या? उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सारा का सारा मतलब लेसन 1 अब आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, रटने की भी आवश्यकता नहीं है। गहराई में गया हूं, बिल्कुल बेसिक से गहराई तक गया हूं। उम्मीद है आप सब देखेंगे। अगर आपको आता है फिर भी देख लीजिएगा रिवाइज तौर पे। लगभग 1 घंटे 45 मिनट से प्लस ही है, तो उस वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलो देखते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है लेसन का नाम, पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। बस आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना है समझ में आ गया, लाइक करके बता दीजिएगा कि समझ में आ गया, बस इतना तो कर देना, ठीक है ना। अब देखिए, लेसन का नाम है पहले लेसन का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितना भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बेसिक है, सब कुछ क्लियर करूंगा। हाँ, मैं मानता हूं टाइम लगेगा, क्या टाइम तो लगेगा, लेकिन समझ में भी आएगा। क्लियर समझ आया ना। लेसन का नाम हो गया आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द नोट्स आपको, ठीक है ना। देखिए, लेसन का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अध्याय 1 है भैया, शुरुआत हो चुका है, आगाज हो चुका है। तो अब आगाज जब हो चुका है तो फिर भैया अंत भी होना तय है। क्या? अंत भी होना तय है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या कवर होगा, न्यूमेरिकल वगैरह सब कवर होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें आ जाता है पहले स्थिर वैद्युत के, फिर देखूंगा विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है ना। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज क्या होता है, ये चीज क्या होता है, सब कुछ कवर करूंगा। और जो नहीं हो पाएगा बाय द वे लेसन 2 में ले जाके कवर कर दूंगा। तो लेसन 1 लेसन 2 ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्थिर वैद्युत की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश। स्थिर से क्या आपको समझ में आ रहा है? स्थिर से समझ में यही आ रहा है कि स्थिर मतलब कहीं भी स्थिर हो जाए, जैसे कोई भी चीज स्थिर हो जाता है, कोई भी चीज रुक जाता है, वो क्या होता है? स्थिर वैद्युत की होता है। नहीं समझ आया? फिर से सुनिए। स्थिर वैद्युत की क्या होता है? जिससे कोई भी चीज क्या हो जाना, स्थिर हो जाना, रुक जाना, वह क्या होता है? स्थिर वैद्युत की होता है। समझ आ गया कि नहीं? ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं एक बारी। स्थिर वैद्युत की क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा है, ये विज्ञान की शाखा होगा, है ना, जो जो स्थिर आवेश होगा उसका अध्ययन करता है। मतलब जहां जैसे स्थिर आवेश, समझ आया कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? स्थिर मतलब जो चीज रुका हो, स्थिर हो, तो स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अब देखिएगा, लेकिन एक चीज और, इसमें स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए, इलेक्ट्रो माने क्या होता है? यहां तक आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब आवेश होता है, और स्टैटिक मतलब स्थिर होता है। अब यहीं से देखिए आपका बन जा रहा है, जो आवेश स्थिर रहेगा, जो आवेश स्थिर रहेगा उसी का अध्ययन किया जाता है, वही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है भैया? इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश, तो और स्टैटिक मतलब होता है स्थिर।
तो जो आवेश स्थिर रहेगा, क्या जो आवेश स्थिर रहेगा वो क्या होगा, स्थिर वैद्युत की कहलाएगा। क्लियर, समझ आ गया ना। अगला देखिए हेडिंग, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश है ना, विद्युत आवेश, क्योंकि लेसन का नाम है विद्युत आवेश क्षेत्र, तो विद्युत आवेश जानना जरूरी है ना। अब विद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। विद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, आवेश को चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। देख लीजिए, विद्युत आवेश पदार्थ की वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। जैसे कोई भी चीज है, ये पेन हो गया, अब इस पेन पर क्या, इस पेन पर बल अनुभव कराना चाहता है तो क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। वो क्या होता है, विद्युत आवेश होता है, ठीक है ना। जैसे कोई एक चीज है, अभी तुम जाओगे, जैसे इसमें काना कह जा रहा, ध्यान सुनिएगा, जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता। जैसे कोई चीज उपस्थित है फिर भी, जैसे अभी क्रिकेट मैच आ रहा है ना, तो जब हम सब सीरीज जीत जाते हैं तो लगभग 3 उनका मैच, अगर 3 मैच है तो 2 से सीरीज जीत गए, लेकिन एक में अनुभव कराते हैं, मतलब खिलाड़ी उपस्थित हैं, फिर भी जो नए खिलाड़ी हैं उनका चयन कर लिया जाता है क्योंकि उनको भी अनुभव दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे नहीं समझ आया, जैसे आप एक पेन ले लीजिए, आपने क्या ले लिया, एक पेन ले लीजिए और अपने सिर पे, जो आपके सिर पे बाल लगा हुआ है ना, उस बाल पे रगड़िए, और बाल में क्या होना चाहिए, तेल लगा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे अगर आपके यहाँ है पेन, क्लियर, और अपने सिर पे रगड़िए, जो बाल है उस पे रगड़िए, तो अगर आपके बाल पे तेल लगा होगा बाल में ना, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। आप करिएगा, मिलेगा आपको उदाहरण। तो एग्जाम्पल के तौर पे, कोई आपने पेन ले लिया और कागज को आप उठा रहे हो, तो कागज को उठा रहे हो किस पे रगड़ के, अपने सिर से। ये अब विद्युत आवेश का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ आया कि नहीं, पेन को अपने कागज से, यानी पेन को अपने सिर पे रगड़ो और कागज को उठा लो, उठेगा, जी हाँ उठेगा, वही विद्युत आवेश है, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं, कौन सी राशि है, या भैया अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, ये इसका जो है एस आई मात्रक जो होता है विद्युत आवेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस आई इकाई क्या होता है, कुलाम होता है, इकाई कुलाम, क्या होता है, कुलाम। अब कुलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, कितना मेन टॉपिक मैं इसमें करा दे रहा हूं। कुलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, सी होती है, ठीक है। एसआई इकाई कुलाम क्या होता है, सी होता है। समझ आया, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, समझ आ गया ना, ठीक है। अब इसका आगे भी देख लीजिए, इसका फॉर्मूला विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, किससे, क्यू से। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, यानी कि आई क्या है आपका, आई जो होता है आपका धारा होता है, आई क्या है आपका, धारा है, और टी आपका क्या होता है, समय होता है। टी क्या होता है, समय होता है। क्यू क्या है आपका, आवेश है, क्यू क्या है आपका, आवेश है। सब कुछ मैंने बता दिया, क्या, सब कुछ मैंने बता दिया। क्यू बराबर आई गुणे टी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाता है, धारा गुणे समय। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर मैं कहूं आई को धारा से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका जो है, जैसे आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, वैसे धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। और टी समय, समय किससे प्रदर्शित करता है, सेकंड से। तो इसको भी जानना आपको जरूरी है। आई क्या होता है आपका, धारा है, इसे किससे मापते हैं, एम्पियर, क्लियर। और क्या बच रहा है, आई, आई क्या है, आई तो हो गए, टी बच रहा है ना, टी है समय, इसे किससे करते हैं, सेकंड से। इसी प्रकार से है, आई हो गया, टी हो गया, क्यू बच रहा है, क्यू है आपका आवेश, और इससे किसे प्रदर्शित करते हैं, कूलाम से। इसका मात्रा कूलाम होता है। समझ आया इतना कि नहीं। क्यू बराबर आई इंटू टी, मतलब आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब देखिए, एक चीज मैंने अभी आपको जस्ट बताया, मैं सब कुछ बताते चल रहा हूं, एक एक चीज जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, इसे क्या, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, बस ध्यान से देखना। एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, यह अदिश राशि है। अब अदिश
कैसे आप पता पा जाते हैं, और सदिश कैसे, दोनों में अंतर इसी वक्त बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी सदिश मिलेगा अदिश मिलेगा, मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया भैया ये अदिश राशि है, कैसे मान लिया आप अदिश राशि है? नहीं मानोगे ना, बोल दो नहीं मानना, लेकिन मैं बता रहा हूं ये अदिश राशि इसलिए है जिसकी भी परिणाम दिशा नहीं बता रहा था, जिसका भी परिणाम दिशा नहीं पता होता है वह अदिश राशि होती है। ठीक है, अब जैसे हवा है, क्या हवा को परिणाम और दिशा पता रहता है? वो कभी उधर से भाग गया साला, कभी उधर से आ गया, कुछ पता है नहीं पता है ना। तो वही चीज है जैसे, और जैसे ये विद्युत आवेश, इसका क्या पता है? कुछ नहीं पता है, तो इसलिए ये अदिश राशि है। तो अदिश और सदिश में अंतर समझ गए होंगे आई होप। अभी मैं आपको सदिश भी बताऊंगा क्या चीज होता है, इतना क्लियर। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज में। अब देखिए आवेश क्या होता है, बस ये भी वो सिंपल है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, और इनके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो वहां पर चर्चा करूंगा। अब बोलो भाई यहीं पे बता दो, कोई बात नहीं यहीं बता दूंगा, लेकिन मैं नोट्स में बना चुका हूं, तो इसलिए मैं सोच रहा था बाद में बता दूं, नहीं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है आवेश, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। यानी कि अच्छा एक बात बताओ, आपकी तरफ कौन आएगा आपकी तरफ? आपके मम्मी पापा, लेकिन कोई और भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर कुछ वो चीज देखेगा तभी तो आएगा ना, नहीं तो तुम्हें लात मार के भगा देगा, कहेगा जा बेटा यहां से, तेरा कोई काम नहीं है। तो आवेश वही होता है भैया, तुम्हारे अंदर अगर गुण है, तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर अगर किसी भी चीज के लेकर सीरियस हो, तो ये समझ लेना तुम्हें तुम्हारी बंदी भी पूछेगी, नहीं तो सारे लोग को छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए है धन आवेश वो होता है, ऋण आवेश क्या होता है, अभी दोनों में खूब बेहतरीन तरीके से समझाऊं, क्योंकि एक एक टॉपिक को गहराई से एकदम अंदर तक लेकर जा रहा हूं। तो याद रखिएगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, और जब तक अपने पढ़ाई से लेके आप सीरियस नहीं होंगे। नोट डाउन कर लेना ये बात। तो यही चीज आवेश कह रहा है। आवेश क्या कह रहा है भैया? आवेश वही कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा चुंबक को कब आकर्षित करता है? जब दोनों अलग अलग होते हैं। क्या लोहा लोहा को आकर्षित करता है? नहीं करता। पेन पेन को आकर्षित करेगा? कभी नहीं। लोहा चुंबक को नहीं कर सकता। जब एक दूसरा दोनों क्या हो? अलग अलग हो। अब देखिए धन आवेश ऋण आवेश नीचे ही बताऊंगा, कोई दिक्कत ना, लेकिन इसके बारे में काफी चीजें मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, जब भी माइनस माइनस है, अपने दोस्त से तुम बात करते हो, जैसे ये तुम्हारा फ्रेंड हो गया। अब ये तुम्हारा फ्रेंड तो हो गया, क्या तुम अपने दूसरे वाले फ्रेंड से बात करने में उतना इंटरेस्ट हो? नहीं हो। लेकिन एक फ्रेंड ये रहा, प्लस माइनस चेंजिंग हो गया आपका, ठीक है, प्लस माइनस चेंजिंग हो गया, तो क्या आप भाई ऐसे बात करोगे कि समय पता ही नहीं चलेगा आपको कि 1 घंटे कब बीत गया, 3 घंटे कब बीत गया, 4 घंटे कब बीत गया, ये भी नहीं पता चलेगा इतनी देर तक मैं किया क्या, और बात में किया क्या बात, 4 घंटे ऐसा बीत जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं माइनस प्लस हो गया, ये क्या खूब बात करेंगे, लेकिन क्या प्लस प्लस खूब बात करेगा? नहीं करेगा यार। एक दूसरे को कहेगा साले जल्दी फोन रख के यहां से काम खत्म कर, तू क्या जल्दी से फोन रख के काम खत्म कर दे, ये चीज कह रहा है आवेश। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना भैया? मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब भी एक जेंडर रहेंगे, एक जेंडर समान जेंडर रहेंगे, तो एक दूसरे से उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। अगर भिन्न भिन्न रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, 1 प्लस 1 माइनस, सो बात करने में रात यूं बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना? अब इतना समझ आ गया ना जो मैं समझाने चाह रहा था। अब धन आवेश ऋण आवेश थोड़ा नीचे बताऊंगा, क्या दिक्कत है, इससे रिलेटेड टॉपिक जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। अब जो अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था Q बराबर IT वाला, क्योंकि एक नंबर में पूछ लेगा तो आप लिखोगे क्या, लिखना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए देखिएगा, देखिए वही, क्योंकि मैं जितना भी फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, जितना भी फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से नीचे आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। उस फॉर्मूला से नीचे क्या बताऊंगा? क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। कोई तार है में 4 कूलम आवेश है, आवेश मतलब
भैया क्यू मैंने बताया किससे पहले करते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर कितना दीजिए गया, 4 कूलाम। 4 कूलाम ना, कूलाम किससे पहले करते हैं, सी से। 2 सेकंड टी बराबर दे दिया है क्या, 2 सेकंड। जो मतलब कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो ऐसे ही सॉल्व करता है, जो चीज दिया गया है उसको पहले एडजेक्टिव लिख लेते हैं। तो टी बराबर 2 सेकंड। तो धारा ज्ञात कीजिए, धारा यानी कि आई, धारा ये समय हो गया आपका, यह आपका आवेश हो गया। पहले जो चीज दिया गया है ना उसको अच्छे से लिख लेते हैं, और जब लिख लोगे तो पूछा क्या गया है उसका फॉर्मूला लगा दो। एक फॉर्मूला मैंने बताया था ऊपर, क्यू बराबर आई टी का, क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला बताया था ना। यहां से आई बराबर निकाल लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इधर ये है तो क्यू बटे टी। क्यू का मान 4, टी का मान 2 2 दूनी 4, कितना आ गया, धारा का मान 2 आ गया। धारा का मान कितना आ गया भैया, 2 आ गया। समझ आ गया कि नहीं, धारा का मान कितना है बाबू भैया, 2 आ गया। कुछ झमेला है क्या, कोई दिक्कत परेशानी, न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होता है भैया, एकदम खटिया खड़ा कर दूंगा आपकी न्यूमेरिकल का खटिया खड़ा और बिस्तरा गोल कर दूंगा, बस आप लगे रहो साथ में। क्लियर, ये आ गया क्लियर। अब देखिए अगला, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा, क्या कुछ भी नहीं छोड़ रहा, सब कुछ लपेट के लेकर चलूंगा आपको, क्या सब कुछ लपेट कर लेकर चलूंगा, बस ध्यान से देखते चलिएगा। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र, कौन सा सूत्र, विमीय सूत्र। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो आप जानते हो, क्या क्या जानते हो, एक फॉर्मूला अभी तक बताया हूं, उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया। हम जानते हैं क्या, क्यू बराबर आई टी, जानते हो ना। अब इसमें धारा क्या हो गया आपका, धारा आई है, धारा आई। समय क्या हो गया आपका, समय टी हो गया। और इसकी मूलभूत राशियां हैं, मूलभूत राशियां हैं। अतः इसकी यूनिट सूत्र लिखिए, इसकी यूनिट सूत्र, यूनिट फॉर्मूला, इसका यूनिट फॉर्मूला विद्युत आवेश का विमीय सूत्र 1 नंबर में पूछेगा, क्या होता है, Q बराबर A डैश T डैश, सॉरी यहां पर लगता है ना, ये है, ये आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पेज में। अब अगला है आवेश की विधियां। आवेश की विधियां की टाइप होती, पहला टाइप है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा ये चीज होता है जैसे कोई भी चीज आपस में चिपके हुए हैं, अब उनको दूर दूर ले जाओ, पकड़ के खींच रहे हो, नोच रहे हो, उखाड़ रहे हो, वो क्या होता है, घर्षण। घर्षण मतलब जैसे चुंबक है, एक मैंने यहाँ पर ले लिया चुंबक, और यहाँ से एक ले लिया मैंने लोहे का छड़, तो भैया ये दोनों चिपके रहेंगे। अब एक लोग पकड़ के यहाँ से खींच रहे हो और एक लोग पकड़ के यहाँ से खींच रहे हो, तो इन दोनों को क्या कर रहे हो, खींचने में तो थोड़ा जांगर तो लगेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं लोहा को पास में रख दिया हो, पकड़ से उठा लिया आराम से, छोटा बच्चा 2 साल का उठा लेगा। लेकिन चुंबक और लोहे को एक साथ नहीं उठाया जा सकता, छोटा बच्चा 2 साल का 1 साल का बच्चा नहीं उठा पाएगा। तो वो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जो घर्षण होता है एक दूसरे को आपस में समेटे हुए होता है, जकड़े हुए होता है, उसको जब दूर दूर रखा जाता है, और इसमें जो इस पदार्थों की अलग अलग प्रकृति तथा समान परिणाम का जो आवेश उत्पन्न होता है वह घर्षण द्वारा आवेशन होता है। अब इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं और मजा आएगा, क्या मजा आएगा। एक चीज ये भी नोट डाउन कर लेना, एक चुंबक हो गया और एक क्या हो गया, लोहा हो गया, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, प्लस माइनस यानी अलग अलग, प्लस माइनस माने समझिए अलग अलग, क्या अलग अलग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर, देखिए आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रखकर दूर दूर, जो मैं बताया वही चीज मैं लिख के लाया हूँ, जो चीज मैं बताया वही लिख के लाया हूँ। नोट्स भी फ्री में मिलेगा आपको, पैसे का कोई भी कोर्स ना ही बाई करो, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन नोट्स लेकर आ रहा हूँ। देखिए आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रखकर दूर दूर ले जाते हैं, जैसे दोनों पदार्थों का अलग अलग प्रकृति तथा समान परिणाम का आवेश उत्पन्न, मतलब आप जो परिणाम होता है वह समान उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पर ऋणात्मक प्रकृति का, वह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या बता सकते हो कि लोहा पे धन आएगा,
चुंबक पे ऋणाएगा, ये मैं भी नहीं बता सकता और आप भी नहीं बता पाएंगे। ये जो पदार्थ होगा उस पर निर्भर करता है, वो किस प्रकार से पदार्थ है, वही होता है घर्षण द्वारा आवेशन। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे लोहा का बताया और चुंबक का बताया, मैं दूसरा ले लेता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल की कमी है भैया, नहीं यार भरा पड़ा हुआ है। अब मैंने ले लिया कांच की छड़, कांच की छड़ ले लिया और रेशम के कपड़ा। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा भैया, देखिए कांच की छड़ ले लिया और रेशम के कपड़े को रगड़ने पर, क्या रगड़ने पर, अब दोनों को रगड़िए, रगड़ो फटाफट के कांच की छड़ और रेशम की कपड़ा, दोनों को जब रगड़ेंगे छड़ और कपड़ा, तो छड़ आपका क्या देगा, धनावेश देगा, धनावेश देगा, और जो आपका कपड़ा रहेगा वह ऋणावेश देगा। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो है सामान पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, और वो प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन धन देगा और कौन ऋण देगा। ये आप निर्भर नहीं करते हो, ध्यान से सुन लो, आप पे निर्भर नहीं करता। क्लियर, मैं बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगला है चालन द्वारा आवेशन। देखिए आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। ठीक है, अब मैं दो वस्तु को ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर वस्तु ले लिया, एक यहां पर, दो वस्तु को ले लिया। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आवेशन की इस विधि में क्या, किसी एक आवेश को अन्य आवेश से स्पर्श कराकर, एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा, दोनों आवेश हैं, इसको स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन होता है। बहुत इजी था और एग्जाम में नहीं पूछता है, मैं लिख लिया हूँ। अब प्रेरण द्वारा, प्रेरण से जो बिना स्पर्श किए निकाला, मतलब चालन का सेम उल्टा प्रेरण होता है, जो बिना स्पर्श किए ही काम कर दिया जाता है। क्या काम ही कर दिया जाता है, काम खत्म, टाटा बाय हो जाता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। विपरीत मतलब उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा होगा। क्या उल्टा हो जाएगा एकदम। तो प्रेरण द्वारा आवेशित समझ आ गया ना। नेक्स्ट पेज पे चलो चलते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था धनावेश ऋणावेश, वहां पर कुछ बताने का ना बताने का रीजन था ये कि उस टाइम पे कुछ और ही अलग धुन था। तो अब देख लीजिए धनावेश ऋणावेश मतलब एकदम उल्टा होता है। जैसे धनावेश है ना, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कमी होगी धनावेश में, और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन में अधिकता, मतलब उल्टा एकदम भैया। जैसे ऋणावेश अधिकता हो जाएगा, धनावेश इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी, यही तो होता है, यही बात कह रहा था। ठीक है ना, समझ आ गया ना। वैद्युत आवेश के प्रकार, धनावेश होता है एक, ऋणावेश यानी धनात्मक होता है। अब जब धनात्मक रहेगा बहुआ, तो जब धनात्मक रहेगा तो भैया साहब माइनस हो जाएगा। अब मैंने ऊपर बताया था कि देखिए यहाँ पर मैं लिख भी लिया हूँ, देखिए पढ़ कर लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अधिकता होता है समान प्रकृति के आवेश को हमेशा प्रतिकर्षी तथा विजाती मतलब उल्टा। अब जैसे एक अगर सरिता रहेंगी अगर, तभी राहुल से तो बात हो पाएगी ना। तो यानी कि एक माइनस है एक प्लस है, तो सरिता और राहुल तो दोनों में क्या है, एक सजाती एक विजाती, यानी आकर्षण होगा। इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या आप बोलोगे एक राहुल से बात करो और एक रोहित से बात करो, मजा आएगा बात करने में, दोनों बहुत कम हिचकिचाएंगे। अगर कह दिया जाए भाई रोहित तू सरिता से बात कर ले, तो भाई साहब पता ही नहीं चला कितने घंटे बीत गए, रात कब बीत गया पता ही नहीं चला। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। ठीक है, आवेशों की योज्यता क्या है, आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है, अदिश राशि क्यों होता है ये कमेंट में आप बताइएगा। क्या अदिश राशि क्यों होता है ये कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, मैं बता दिया हूँ। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। जैसे नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, एक मैं क्वेश्चन भी लेकर आ गया। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था और बहुत लोग नहीं बता पाए थे। बहुत आसान भी है, क्या बहुत आसान है, इसको बताने के लिए कुछ कठिन नहीं है, तो इसको समझने की देरी है। तो समझते हैं और करते रहते हैं। देखिए हम सबका काम क्या है, क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिएगा
क्या कह रहा है, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताओ। कुल आवेश, आवेश यानी कि क्यों बताना है, कुछ नहीं, अगर घटाव है तो चिन्ह लिख दो 2 माइक्रोकुलाम, प्लस का निशान 2 माइक्रोकुलाम +4 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम +4 माइक्रोकुलाम, जोड़ लीजिए घटा लीजिए। देखिए ये तो ये कट गया, क्या बचा 4 माइक्रोकुलाम। बहुत इजी है भैया, क्या बहुत इजी है, बस ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ लीजिएगा, अगर घटाव रहेगा तो घटा लीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कर लीजिएगा, प्लस रहेगा प्लस। माइक्रोकुलाम वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पूछ लेगा तो गर्दा उड़ा के आना, क्या गर्दा उड़ा के आना, एकदम मजा ही लेके आ जाना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आवेश को क्या उत्पन्न कर सकते हो? आप सब नहीं कर सकते हो। आवेश को उत्पन्न कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये प्रकृति में पाया जाता है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो समझ आया ना, जो प्रकृति में पाया जाना जो आवेश होता है वह क्या होता है, संरक्षित होता है, और ना तो इसे उत्पन्न किया जाता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर रखा हुआ, इसे उठा के पटक दो यहाँ पे, यहाँ पर उठा के पटक दो यहाँ पर, मतलब इसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है। समझ आ गया ना। देखिए अब आवेश का क्वांटीकरण देख लीजिए। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया। आवेश को हम विभाजित कर ही नहीं सकते, क्या आवेश को गलती मत कर दियो, क्या गलती मत कर दियो अब इसको विभाजित करने में, तो आवेश को विभाजित किया ही नहीं जा सकता। पढ़ लो बाकी। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपके सामने है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटीन होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला लिखते चलो भैया, Q बराबर क्या होता है Ne। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटीन होता है। Q बराबर क्या है, यहाँ पर दिया गया कूलम आवेश, Q बराबर दिया गया है 1 कूलम, ठीक है ना। यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन N ज्ञात करना है। N बराबर क्या हो जाता है, Q है ये है, तो इधर बटे में आएगा, गुणा है तो क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा, ठीक है ना। Q का मान 1 है, E का मान कितना है, E का मान भैया याद कर लो 1.6 × 10⁻−19। ये एग्जाम में आपके पेपर में ऑलरेडी लिखा रहता है, अब लिखा रहता था पहले, मतलब 2019-20 में, मैं जब दिया था 19 में तो नहीं लिखा था, है ना। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, 1.6 × 10⁻−19, तो ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। 1.67 होता है, 67 सॉरी, 1 क्या होता है, 67 होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका 10/1 पॉइंट है ये है 0.67, समझ आया कि नहीं, गुणे 10⁻19 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो N बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 1.62 सॉरी 67 गुणे 10⁻, यहाँ 19 है, यहाँ क्या है 19 है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, चलो डिवाइड करके फिर मिलता हूँ आपसे। यहाँ पर भैया N बराबर आ गया 6.25 मल्टीप्लिकेशन 10⁻18, ठीक है ना। क्यों नहीं आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए, और मैं न्यूमेरिकल का वीडियो, इसके बाद एक बहुविकल्पी का वीडियो आएगा, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा, यानी कि एक लेसन पूरा कंप्लीट कर दूंगा। या मैंने बोला था ना इस महीने में 2 लेसन पूरा कंप्लीट, मतलब उसमें फिर हलना नहीं है, उसमें फिर जाना नहीं है, ठीक है ना। चलो जी अगले पेज पे। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, इसलिए भैया इसको रट लो, क्या रट्टा मार लो एकदम इसको, लेकिन रटना नहीं है, इस चैनल पे होना, और किस बात की रटना, मैं समझा दूंगा ना। देखिएगा कैसे, देखिए कूलम का नियम यही कह रहा है आपका, जैसे 2 आवेश है, बस सिर्फ आवेश को ध्यान रखिएगा, 2 कूलम का जो होता है आवेश है, एक आवेश यहाँ पर हो गया Q1 Q2, ठीक है ना। ये 2 आवेश है, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं, कुछ होगा ही, मान लेते हैं R है, अधिकतम R ही मानते हैं। अब देखिएगा, एक धनात्मक होगा, एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, एक क्या होगा, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। लेकिन मुझे उससे नहीं मतलब, अब इसका मुझे पता करना है कि कूलम का नियम होता क्या है साला। तो मैं देखिए 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यानी कि दोनों का जो बल होगा
दोनों आवेशों के बीच देखिएगा, एक आवेश ये हो गया Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती को ही क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती के लिए इसलिए 1/r² लिख दिया, 1 क्या लिख दिया, r² लिख दिया, ठीक है ना। तो ये r² यानी बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। फिर से समझेंगे कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेश है, दो आवेशों के बीच के लगने वाला बल, दो बीच है ना, तो दो बल ले लेते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला देखिए गुणक निशान है, आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा यानी 1/r², मैंने इसलिए लिख दिया। ये क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। सत्यापन देख लीजिए कि कैसे इसको लाया गया है, ठीक है ना। देखिएगा इन दोनों बिंदु, देखिए एक आवेश है Q1, दूसरा है Q2, है ना, उनके बीच की दूरी क्या है r, तब लगने वाला बल का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, सेम जो ये लिखा गया है यही लिख लो। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2, चाहे जो जिसको मानो, है ना। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, F कॉमन दिख रहा है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 गुणे 1/r² लिख दो, साथ में लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन है F, तो मैंने F को लिख दिया अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 मल्टीप्लिकेशन 1/r²। देखिएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे के r², ये चीज़ है, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए जब अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, एक कांस्टेंट के रूप में एक वैल्यू आ जाता है, F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे के r², है ना। और K का वैल्यू भी होता है, K बराबर कहीं कहीं लिखा होता है 9.0 गुणे 10⁹, है ना, लिख सकते हो उसकी जगह पर। तो मैं इसको चाहे तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा, एक फॉर्मूला ये भी हो गया Q1 Q2 बटे r², एक फॉर्मूला आप ये भी चाहे मान ले सकते हो, है ना, ये चीज होता है, क्योंकि के हमारा अनुक्रमानुपाती है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। के का मान ये होता है, के का मान 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, समझ आ गया ना। F बराबर, एक चीज थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, थोड़ा टाइम है। एक्स्ट्रा ये है, जब भी वायु तथा निर्वात, लिख दीजिए वायु तथा निर्वात, जब भी वायु तथा निर्वात में के का मान ये भी लिख सकता हूं ना मैं, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी माना जाता है। अब ये कब माना जाता है, जब वायु तथा निर्वात के लिए रहेगा। और ये एक चीज ये भी ध्यान नोट कर लीजिएगा आप सब, ये कई जगह मैं देखा हूं इसको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे r², और देखा नहीं हूं, इसी से अभी मैं जाके एक फॉर्मूला का निगमन भी करूंगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब अच्छी तरह से। क्या नोट डाउन करेंगे कि इसी से आपको फॉर्मूला जो है इसी से निकालूंगा, टेंशन मत लीजिए, बस लगे रहिए मेरे साथ में, है क्या, टेंशन मत लीजिए। एप्सिलॉन 0 जो होता है, देखिए कभी कभी जो होता है एप्सिलॉन 0 को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब एक भी चीज छोड़ ही नहीं रहा, विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 जो होता है, अब सारी सोच दिखा नहीं, एप्सिलॉन 0 को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, है ना। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है, चलो जी नेक्स्ट पेज में।
देखिएगा अगला है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जैसे फील्ड समझ रहे हो ना, और वो फील्ड में क्या, फील्ड में अक्सर क्या दिखता है, हरे घास दिखेंगे। हो सकता है फील्ड मतलब फील्ड को खेत भी बोला जाता है कई जगह, है ना। तो खेत मतलब जहाँ अनाज उत्पन्न किया जाता है, जहाँ अनाज बोया जाता है, जहाँ अनाज उगाया जाता है, वो विद्युत क्षेत्र होता है, समझ लो। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। जैसे मैंने एक जैसे गांव के आप सब होंगे आई थिंक सो, क्या है, जैसे यूरिया है, यूरिया जानते हो ना, खाद। तो यूरिया को अगर आप खेत में डाल दिए, यहाँ पर है, तो इसका प्रभाव का लगभग यहाँ तक तो फैल ही जाएगा, फैल जाएगा ना। तो यानी कि वहां तक फसल और फैलेगा, तो फील्ड भी छोटा बनाया हो ना, और फैलेगा, मैं मानता हूं। लेकिन और फैलेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव फैल रहा है जितनी भी दूर तक, तो फैलेगा भाई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई प्रकार ये है, ये क्या इधर ही फैलेगा? नहीं ना, तो चारों तरफ फैलेगा, वही विद्युत क्षेत्र होता है। अभी जैसे आपने लाइट लगा दिया, बल्ब लगा दिया, जैसे आपने क्या कर दिया, बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, इस बल्ब को आपने लगा दिया, ये तो ना पेड़ दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। यार मैं अच्छे से बना दूं, उससे मुझे बनाने भाई आता नहीं है। बल्ब पता नहीं कैसे बनता, मुझे नहीं पता, चलो जान लो, ये बल्ब है। अब बल्ब को आपने दीवार के सारे लगा दिए, तो क्या प्रकाश इधर ज्यादा रहेगा या इधर कम रहेगा? तो भाई प्रकाश सारे तरफ क्या होगा, एकदम बराबर होगा। वही विद्युत क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र में जितनी तरफ भी उसका प्रभाव रहेगा वही विद्युत क्षेत्र होता है, और इसको प्रदर्शित ई से करते हैं, ठीक है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एसआई मात्रक देख लो, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका और मात्रक होता है, इसका और मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। तो इससे एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों इसका मात्रक है भैया, ठीक है। इसका क्या है? दोनों मात्रक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर क्या हो जाता है? वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। बहुत लोग क्यू जीरो बोलते हैं, क्यू नॉट भी मैं बोलता हूँ भाई, मैं अपना बता रहा हूँ, आप भी क्यू नॉट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्या कोई परेशानी नहीं। तो ई बराबर क्या हो गया? एफ वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। अब जो ये है वेक्टर ई, ये आपका होता है कौन सी राशि? सदिश राशि। क्यों होता है कमेंट करके बताइए। सदिश राशि, अदिश राशि स्टार्टिंग बता दिया था मैं, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो मजा आया होगा आपको, ठीक है ना। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या होता है? एफ किससे पता करते हैं? कूलाम बल। कौन से? कूलाम बल। कौन सा बल? कूलाम बटे क्यू नॉट को परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर क्यू होता क्या क्या हो जाता है? तब सिर्फ आवेश होता। अब क्यू नॉट है तो कौन सा हो जाएगा? परीक्षण आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगर इसका वेक्टर में बताओ तो ई बराबर क्या हो जाएगा? m1 l1 t-3 a-1, ये हो जाएगा। कभी कभी पूछा गया एक एक नंबर में, नोट डाउन करते चले। अगला देखिए, इसमें कुछ नियम है। किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता है। किस तरफ निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है। धनात्मक Q लेस देन 0। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणावेश से, देखिए कोई आवेश मैंने बना दिया, कोई आवेश बना दिया, अब कहीं बाहर जाएगा, कहीं ऊपर जाएगा, कहीं इस साइड जाएगा, कहीं इस साइड जाएगा, और प्लस है। अब ये देखिए ये एकदम क्या है आपका? सीधा, यानी 90 डिग्री पर बना रहा है, तो यानी वेक्टर ही यही तो है। अब ये क्या हो जाएगा आपका? Q बड़ा है किससे? 0 से। अब यहां पर अगर मैंने सपोज दैट माइनस ले लिया, तो ये क्या होगा? जो आवेश होगा वह अंदर की तरफ आएगा, यही दोनों में अंतर है, सॉरी अंदर जा रहा है। अब इसमें देखिए बाहर जा रहा था सारा आवेश, भाग रहा था, भाई दूर भागो इससे, ये बहुत खतरीला है। क्या? ये बहुत खतरीला है, इससे दूर ही भागो। अब ये जो रहा आपका माइनस क्यू, अब बोलो पास से चलो,
इसके पास चलते हैं, इससे लगाव रखते हैं, तो ये चीज़ रहा माइनस की। आई थिंक समझ में जरूर आया होगा। चलो जी नेक्स्ट पेज में अगला देखिएगा, किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, ठीक है ना। अब ये सब कहाँ लिख दिया यार, पागल हूँ क्या? नहीं यार पागल तो नहीं हूँ, वैसे मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हूँ। मैं पहले इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ समझाने में ही टाइम वेस्ट हो, इधर उधर का मजाक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देने में मजा आए, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये मैंने दो आवेश ले लिया, एक होगा प्लस आवेश और एक होगा माइनस आवेश, सिंपल सी बात है। और इसकी बीच की जो दूरी होगी वो r होगी। यही चीज़ ऊपर मैं लिखा हूँ, जाके पढ़िएगा, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, पढ़िएगा। अब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं वेक्टर ई दूरी तक कोई बिंदु वेक्टर r है, सॉरी r कैप है, क्या है r कैप है। अब ये आपका ये प्लस क्यू क्या होगा, ये आपका मूल बिंदु होगा, ये क्या है आपका मूल बिंदु है। तो वेक्टर एफ का एक फॉर्मूला होता है जो कि कूलाम का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही चीज तो है, क्या वही चीज तो है। तो कैसे हो जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू, क्या मैं बताया था, के इंटू के क्यू क्यू वन बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसको समीकरण नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो। अब देखिए लिखिएगा, अतः जो आर है, आर दूरी पर है ना, आर दूर पर स्थित पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर ई, यहां पर लगा दो आप, क्या पी लगा दो, क्या पी लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर क्या होता है, ये भी फॉर्मूला बता दे चुका हूं मैं, सारे फॉर्मूला बता रखा हूं भाई। अब रख देते हैं यही चीजें। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई पी इक्वल टू, कहाँ पर एफ की जगह पर रखो, एफ की जगह पर यही तो रखना है ना, रख दो भैया के इंटू के क्यू वन बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप बटे के क्यू वन। अब क्यू वन से क्यू वन कहाँ गया, पिटा गया, क्या पिटा गया, लपिटा गया। तो वेक्टर ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के क्यू बटे के आर स्क्वायर इंटू वेक्टर सॉरी आर कैप, यही आपका है। यही निगमन करना था, यही फॉर्मूला है, यही चीज मैं कर रहा था, कुछ नहीं किया हूं, बस फॉर्मूला याद कर लो। जो जो फॉर्मूला आपको बता रखा हूं उसी के अंदर मैं लेकर चल रहा हूं, कहीं दूर से तो नहीं आ रहा ना, कहीं अलग से तो नहीं कर रहा, उसी में से तो कर रहा हूं ना, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए इसलिए भाई आपको, है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, अब जो इसका दिशा है, अब पूछ लिया जाए इसका दिशा कहाँ पर होगी, दिशा कहाँ होगी, दिशा बाहर की ओर होगी। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिएगा अगला है विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, क्या है बस पढ़ना है इसको, ठीक है ना। देखिए, किसी भी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात में विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है। किसी भी चीज का दिशा ज्ञात करना होता है तो विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, क्या विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर, क्या बोलते हैं उसको यार, जो मुंह में डालते हैं या कहीं और लगा देते हैं, तो वो चीज़ होता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो लगाते हैं, जैसे दूध में फैट निकाला जाता है ना, कि तुम्हारा दूध में पानी कितना पड़ा है, पता चल जाता है कि मतलब तुम्हारा 30 रुपये उठाया, 40 रुपये देंगे, 50 रुपये लीटर देंगे, तो ये एक मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र भी दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है ना। चलो, यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें तो उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, विद्युत बल की दिशा में होगी। जैसे ये प्लस, तो इस दिशा में, ठीक है, कुछ प्लस जो होगा वो बाहर की दिशा में होगा और माइनस क्या होगा, उल्टा होगा, अंदर की ओर होगा। तो ये क्या कह रहा है, फोकस या इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें, ये धनात्मक आवेश को मैंने रख दिया तो बाहर की ओर ठेल रहा है। अब यही ऋणात्मक आवेश को रखेंगे तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत क्षेत्र का उल्टा ओर चलेगा, उल्टी ओर चलेगा, है ना, उल्टे कदम की चलेगा, जैसे पीछे की ओर चढ़ने लगना, है ना, ये चीज होता है। तो ये चीज है भैया, बना दो भाई, डायग्राम बनाने में क्या दिक्कत है, बनाओ, और डायग्राम भाई खूब बना के आना।
तो इसका जो विद्युत क्षेत्र यहाँ से उल्टा जा रहा है, यानी यह बराबर क्या होगा, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू ई वेक्टर ई, यानी बस सिर्फ उल्टा हो जा रहा है। किसके, जो आवेश है, जो आवेश का गति है, विद्युत क्षेत्र की जो गति है उसको क्या हो रहा है, वो विपरीत दिशा में जा रहा है, उल्टे दिशा में जा रहा है। ये क्या होता है आपका, ये विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय है। क्या है, भौतिक अभिप्राय। चलो नेक्स्ट पेज में देखिए, अगला है विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है भैया, ध्यान देखिए। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो परिणाम को व्यक्त करती है। जैसे एक डायग्राम, एक प्लस होगा तो एक भैया माइनस होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। यूं डायग्राम बनेगा, डायग्राम बना दो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, इस टाइप जा रहा होगा और ये भी ऐसे जा रहा है भाई। कुछ समय ऐसे आएगा जो ये सीधे जाएगा ना, यानी जो ई होगा वो परिणाम ही व्यक्त कर रहा है ना, यही होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तथा देखिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं समझ आया होगा, मुझे लगता है ऐसा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती हैं। किसके, परिणाम को व्यक्त करती हैं। तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। देखिए, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात ये मार्ग में टूटती नहीं है। भैया इसको कितना भी तोड़ो ये टूटेगा नहीं, इसको कितना भी पीटो ये रोएगा नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं, कुछ गधे ऐसे होते हैं ना, उनको बोलते रहो पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन वही चीज़ यही भी है, वही चीज़ विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। अब देखिए अगला इसमें पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों से परिसमित हो जाती है। क्या हो जाती हैं, विद्युत, लिखिए, विद्युत बल रेखाएं, क्या, विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों, कुचालक पदार्थों से परिसमित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिसमित हो जाती है, लेकिन चालक पदार्थों से नहीं है, लेकिन चालक पदार्थों से नहीं, चालक पदार्थों से नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे एक केंद्र होगा, कुछ ऐसे 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 ही कुछ होगा भैया, ये केंद्र हो गया आपका। ये देखिए कुछ, इसको P मान लेते हैं हम। ये देखिए ऐसे गया, देखिएगा ऐसे गया, ऐसे निकल गया, ठीक है ना, यही होता है। तो वेक्टर ई P इक्वल टू क्या है, ये असंभव है। क्या है, असंभव है। मतलब असंभव क्या होता है, जो संभव ही ना हो। अब इसको कह सकते हैं जैसे दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, लिख दो ये भी, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को काटते ही नहीं भैया, इनको काटने आता ही नहीं, ठीक है ना, ये एक दूसरे को काटते ही नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गए ना, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। बहुत आसान तरीके से कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट था, विद्युत बल रेखाएं इंपॉर्टेंट था, है ना। विद्युत, वैसे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों को देखिए, अभी और भी है, टेंशन मत लो, काफ़ी बड़ा लेसन है ये। चलिए जी, देखिए विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण, दोनों समान परिमाण है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों परिमाण जो होता है वो समान हैं, दोनों समान दूरी पर रखे हुए हैं। समान यानी अल्प दूरी, यानी अल्प दूरी को बोलते हैं क्या, समान दूरी, समान दूरी पर। तो ये केंद्र भी होगा यहीं कहीं पे, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों आवेश तो हैं लेकिन आवेश अलग अलग है। कैसे बोलोगे, कहाँ आवेश अलग है, क्यों वहां पर क्यों वहां पर, भैया अलग अलग इसलिए है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों क्या है, अलग अलग आवेश हैं, अब कह सकते हैं, यानी विपरीत आवेश हैं। समान दूरी तो है इनकी, समान दूरी पर। देखिए एक केंद्र होगा, यहाँ से जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, मान लेते हैं सपोज दैट इसकी दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L है, तो भैया
भैया तो यहाँ पर टोटल 12 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। सपोज दैट मैं मानने के लिए मान लियो, आप सब मत मानियो, ठीक है ना, मैं वैसे मान लिया था। तो देखिए दोनों आवेश क्या है, विपरीत हैं, लेकिन अल्प दूरी पर रखे हों तो क्या होते हैं, द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विध्रुव कहलाते हैं। द्विध्रुव क्या कहते हैं, बहुत ईजी है भैया, और इसको डायग्राम बना लेना। ये क्या है वैध द्विध्रुव, दो क्या है, दो समान परिणाम, जो परिमाण है वो समान है, दो दूरी है वो समान है, दो समान दूरी पर तथा भिन्न भिन्न आवेश को एक समान दूरी पर अल्प दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वो वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दो समान और अल्प दूरी पर रखे हुई हो तो वो विद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ठीक है ना, एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पर होगा, एक माइनस क्यू आवेश होगा, एक केंद्र होगा, मान लेते हैं कुछ भी नाम दे दो, इसका नहीं दे रहा, पी दे दो, कुछ भी दे दो, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान लेते हैं ए है। तो पूछूंगा भाई ये टोटल दूरी बताइयो, तो बता दोगे भाई 2a है। क्या है, 2a। तो दोनों आवेश क्या है, भिन्न भिन्न, यहाँ पर भी है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, P बराबर वेक्टर P बराबर होता है Q इंटू 2a। 2a क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, 2a क्या है, बीच की दूरी है, आवेश, बीच की दूरी तथा आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, नोट दिस पॉइंट प्लीज यार, भटकिए मत इधर उधर, है ना, भटकिए मत, अभी टाइम है आपके पास, संभल जाइए, सुधर जाइए और बन जाइए, अपना जिंदगी बना लीजिए। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश के जो परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य मतलब बीच की दूरी, है ना, ये दोनों आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी 2a है। क्या है, 2a है, तो बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर, ठीक है, समझ आया कि नहीं। क्या मैंने बोला कि आवेश के जो परिमाण होता है तथा उनके मध्य की बीच दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। P बराबर, P क्या होता है आपका, यह आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और Q क्या होता है आपका, आवेश है, और 2a क्या है आपकी दूरी है। क्या है भैया, दूरी है। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, यानी आंकिक प्रश्न जिसे आप पाते हो वो एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अगला है विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें जो विद्युत द्विध्रुव है उसका एसआई मात्रक होता है कुछ। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। अब मीटर का जब भी मीटर हम लेंगे वो सेंटीमीटर में रहना चाहिए, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। जब भी मीटर हम लेंगे तो मीटर को हमेशा हम किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। P बराबर M0 L1 T1 A1 ये होता है ना। क्लियर, समझ आ गया ना। एक चीज नोट कर लो भैया, नोट ही कर लो। क्या है, जो वेक्टर P है, P की दिशा, जो इसकी दिशा है वो हमेशा क्या, हमेशा माइनस आवेश से प्लस की ओर जाएगा। जैसे घर में किसका चलता है, मम्मी का चलता है, तो मम्मी का नाम लिया जाता है, फिर पापा का नाम लिया जाता है। तो वैसे जो वेक्टर P की जो दिशा होता है वो माइनस आवेश से चलता है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, ठीक है ना। माइनस आवेश से किसकी ओर जाता है, प्लस आवेश की ओर जाता है, ये हमारा होता है, ठीक है, समझ आ गया ना। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट पेज में अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टरी में रखने पर द्विध्रुव पर प्रभाव कैसा पड़ेगा, मतलब पता रहना चाहिए ना कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि Q परिमाण तथा 2a दूरी का कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में थीटा कोण पर रखा हो, तो किस कोण पर रखा हो, थीटा कोण पर रखा हो, तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखने वाला द्विध्रुव का प्रभाव कैसा होगा, देखिएगा, यदि Q परिणाम तथा 2a दूरी का कोई
द्विध्रुव किसी से एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण पर रखा हो तो प्लस क्यू आवेश पर बल कैसा होगा। प्लस क्यू आवेश पर जो बल होगा, एक तो प्लस होगा एक माइनस बल होगा, तो बल क्या होगा, क्यू या बराबर क्या होता है, क्यू वेक्टर ई। अब वेक्टर ई क्या होता है, वेक्टर ई की दिशा में बनेगा, ठीक है ना, वेक्टर ई की दिशा में बनेगा। क्लियर। अब अगर मैं माइनस क्यू आवेश के लिए लेता हूं तो आवेश पर बल, जो आवेश का बल होगा एफ माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वेक्टर ई। तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ई की विपरीत दिशा में बनेगा। समझ आ गया ना, क्लियर। अब देखिए एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, देखिए जो विपरीत बल वियुग्म में वो द्विध्रुव को घूर्णित करेगा, जिससे बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। अगर एक बात बताओ, कोल्हू देखे हो ना, कोल्हू उसमें जब गन्ने लगाते हैं, जब वो घूमता है तभी तो उसमें से रस निकलता है ना, गन्ने का जूस निकलता है ना। वही चीज कह रहा है कि लिखिए तो साथ में बता देता हूं, वह विपरीत बल युग में द्विध्रुव को घूर्णित करेगा, जिससे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा, बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो चलो जैसे एक दिशा बना दो, ठीक है, एक यहां पर बिंदु है ना, दिशा बना दी मैंने। अब यहां से लेते हैं, एक तिर्यक ले लेते हैं, कोई एक आवेश यहां पर है, माइनस आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। अब यहां से क्या होगा, बल माइनस क्यू और निकलेगा, यानी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई। इतना समझ आएगा ना। अब अगर यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से बल निकलेगा जब, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस में हो जाएगा। तो यह बराबर क्या होगा, यह बराबर क्यू ई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है बलाघूर्ण बराबर, याद कर लीजिए, बलाघूर्ण बराबर क्या हो जाता है, बल यानी एफ। अब देखिए बल गुणे बलों की क्रिया रेखा, ठीक है ना, क्रिया रेखा किसमें, लंबवत दूरी में, ठीक है, लंबवत दूरी में। तब बलाघूर्ण किसे प्रतीक करते हैं, टाउ से। नोट डाउन कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल एफ से प्रतीक बलों की क्रिया रेखा, यानी कि जो ओ से ये बीच की दूरी, क्रिया रेखा गुणे ओ क्यू। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, समझ आया ना। अब इसको हम ओ मान लेते हैं, तो देखिए हम देख लेते हैं किसमें, पी ओ क्यू में। तो क्या हो जाएगा भैया, ओ क्यू बटे के पी क्यू। क्लियर, समझ आ रहा है ना, बराबर के साइन थीटा बराबर यही होता है ना, ओपी बटे क्यू पी क्यू। अब देखिए यहाँ से ओपी निकल रहा है हमारा, ओपी नहीं, ओ क्यू है, ओ क्यू निकल रहा है, बटे एक लिख दो, क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पी क्यू है, क्या पी क्यू है, पी क्यू बराबर क्या है हमारा 2a है। तो 2a की जगह पर मैं क्या लिख दिया, 2a है, तो यहाँ पर पी क्यू की जगह मैंने 2a लिख दिया। अब समीकरण 1 से, ठीक है ना, यहाँ पर रख दो, टाउ बराबर पी गुणे 2a साइन थीटा, ये चीज है ना। अब क्यू बराबर क्या होता है, क्यू के बराबर फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a, सॉरी पी इक्वल टू, किसका फॉर्मूला है ये, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2a, और ई है तो ई लिख दो, ठीक है ना, साइन थीटा, ई बराबर टाउ बराबर, सॉरी, अब टाउ बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है पी, इतना पी है, पी, ठीक, क्या बचा, ई साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो फॉर्मूला। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। अब टाउ किससे प्रदर्शित करते हैं, ये भी नोट डाउन करने हो गए। टाउ क्या होता है हमारा, बलाघूर्ण होता है भैया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं 10 बारी। और पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण है। ई क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। टाउ बराबर क्या हो गया आपका पीई, टाउ क्या है आपका बलाघूर्ण है, पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है। समझ में आया कि नहीं समझ आया, आ गया होगा ना आई होप। चलो नेक्स्ट पेज में अब देखिए, मैंने सोचा कि जब वो बता दिया हूँ टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हूँ उससे रिलेटेड एक क्यों ना न्यूमेरिकल भी कर लिया जाए, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न क्यों ना कर लिया जाए, कर लेना चाहिए ना भैया। देखिएगा अब पढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या क्या घुमाया गया है। भैया देखिए बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल करना, सिर्फ दिमाग का काम है। किसका काम है, दिमाग का काम है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम, यानी क्यू का मान दे दिया है 3.2 गुणे 10 के घाते -19 तथा देखिए माइनस जो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, -3.2 गुणे 10 घाते -2 कूलम के 2 बिंदु आवेश है। देखिए एक जगह माइनस है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस का अंतर है, क्लियर। एक दूसरे से 2.4 गुणे 10 की घाते -10 मीटर की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, 2a से। 2a बराबर क्या दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घाते -10। जो जो चीजें दिया गया है ना उसको ऐसे लिख दो सेम के सेम, कोई गलती नहीं होगा आपका, ठीक है ना। परिस्थिति यह वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणे वैद्युत द्विध्रुव किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ई बराबर कितना दे दिया है 4 गुणे 10 घाते 5, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। किस में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश पर घुमाने पर, साम्यावस्था यानी किसे, साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे दिया है 180 अंश दे दिया। जो जो चीजें दिया गया उसको मैं लिखते जा रहा हूँ। फिर क्या कह रहा है, घुमाने पर आवश्यक बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। टाउ ज्ञात करना है, टाउ चाउ टाउ है ना, टाउ को ज्ञात करना है। क्यों दे दिया है, आवेश, बीच की दूरी 2a और वैद्युत क्षेत्र E, साइन थीटा दे दिया 180 अंश पर घुमाने पर, तो मुझे टाउ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले टाउ को ज्ञात करने से पहले मुझे टाउ बराबर फॉर्मूला पता रहना चाहिए। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का तो वैल्यू दिया गया है, पी का वैल्यू दिया गया है नहीं दिया गया है, ई का वैल्यू दिया गया हाँ। तो भैया एक बात बताओ, टाउ का और पी का दोनों एक साथ वैल्यू ज्ञात कर लोगे क्या, टाउ से नहीं ज्ञात कर पाओगे, है ना। तो टाउ मुझे ज्ञात भी करना है और पी भी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अब बोलोगे भैया टाउ पहले ज्ञात करो, तो टाउ ज्ञात होगा ही नहीं बिना पी का। अरे एक बात बताओ, चावल बन गया और बिना दाल का मजा आएगा, पनीर का सब्जी बन गया और उसमें पनीर पड़ा ही नहीं, तो मजा आएगा नहीं, मजा आएगा। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि टाउ बराबर क्या हो गया, पीई साइन थीटा हो गया। तो हमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ई की वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा की वैल्यू दिया गया है, लेकिन पी का वैल्यू नहीं दिया। तो सबसे पहले पी को तो ज्ञात कर लो। पी बराबर क्या होता है, किसका फॉर्मूला है पी बराबर, फटाक से दिमाग का घंटी बजाओ, मैं बताया हूं पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a होता है, जो आवेश है। आवेश कहाँ पर है देखिएगा, 3.2 गुणे 10 के घाते -19 है, और बीच की दूरी देख लीजिए 2.4 गुणे 10 के घाते -10, है ना। कर लो, पी बराबर कर रहा हूँ ना, टेंशन मत लीजिएगा, मैं गुड़ाई कर ले रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो जिससे कि आपका। देखिएगा गुड़ा आप भी करिएगा, कितना आ रहा है 7.68 आ रहा है गुड़े। देखिए 10 घाते -19 है, 10 घाते -10। अब एक चीज़ आप सब कमेंट करके ये चीज़ बता दीजिएगा मुझे कि जैसे मैं गुड़ा आपके सामने किया करूं, या दूसरी चीज़ जो मैं लिख के ऑलरेडी लाता हूं, ये क्वेश्चन वगैरह आपके सामने लिखा करूं, थ्योरी जो भी लिख के लाता हूं कि आपके सामने लिखा करूं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा आई थिंक। तो आप बताइएगा, वैसे ही मैं करूँगा ना। 10 घाते कितना हो गया, -29 हो गया, क्योंकि 19 से 10 जोड़ लीजिए 29 आ गया। अब देखिए पी की वैल्यू मुझे अब ज्ञात हो गया, तो मुझे पी भी ज्ञात हो गया, ई भी ज्ञात है, साइन थीटा। अब मुझे टाउ ज्ञात हो जाएगा, टाउ चच्चा ज्ञात हो जाएंगे। टाउ बराबर क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। अब पी की वैल्यू कितना हुआ बाबू, 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू ई की वैल्यू 4 इंटू 10⁵। साइन थीटा की वैल्यू 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है 0 होता है। अब तब इतना गुणा करने के क्या हो सकता है यार, जब मुझे खाना फ्री में मिल रहा है, पनीर की सब्जी मिल जा रहा है, तो मुझे कोई ज़रूरी है
कि भाग भाग के लाइन में लगना खाने के लिए, नहीं ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो टाउ बराबर मेरा आ गए, टाउ चच्चा 0 आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि साइन 180 अंश का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 90 अंश का दुगना 180 अंश, तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएंगे, इसमें करेंगे तो 0 आएंगे। यानी कि किसी भी अंक में टाउ का गुणा करने पर क्या हो जा रहा है? हमारा अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। कॉमन कॉमन फटाक फटाक से बोलो, टाउ बराबर क्या हमारा आ रहा है? 0 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला हेडिंग है, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। कार्य किसी पद्धति करते हैं? W। मुझे W ज्ञात करना, इतना तो पता हो गया। तो चलो जी मैं ज्ञात करता हूं। देखिए वैद्युत क्षेत्र इसमें लिखा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का कुछ यू डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है ना? बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यहां पर कोई बिंदु होगा, प्लस आवेश देता होगा। अब यहां से लेकर देखिए, यहां से यहां तक जाएगा तो भाई माइनस देगा। क्लियर? कोई एक रेखा मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर है। तो यहाँ से जो बना रहा है, देखिए एक थीटा यहाँ से बना होगा, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको मिला भी सकते हैं हम, कई चीज़ इसमें बन गए। देखिए यहाँ पर थीटा 2 ले सकते हैं, इसको हम D1 ले सकते हैं, जो इसके बीच में कर रहे हैं D थीटा हो गया। देखिए तो अब देखिए ये जो E है, यहाँ से वेक्टर E की तरफ जा रहा है ना, तो एक समान विद्युत जा रहा है आपका, एक समान विद्युत बह रहा होगा ना, एक समान विद्युत। तो कार्य बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसमें 2-3 फॉर्मूला लगेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे समय होता है। बल क्या? बल किससे पता करते हैं? कार्य, यानी ना, तो लिख सकते हो क्या? कार्य बराबर क्या? बल। तो बल एक तो ये हो गया, एक ये होता है कार्य बराबर, 2 फॉर्मूला होते हैं ना कार्य के। कार्य बराबर एक और होता है क्या? बलागुण गुणे कोणीय विस्थापन। क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है। तो देखिए डी थीटा बराबर क्या होता है? 2 फॉर्मूला मुझे काम है। देखिए कार्य बराबर, पहले इसको लिखते हैं, डी थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, डी थीटा बराबर सपोज दैट, ठीक है ना, मैंने मान लिया। तो DW कार्य जो होता है, DW बराबर क्या? बलागुण किसे प्रेरित करते हैं? टाउ से। टाउ गुणे कोणीय विस्थापन किससे प्रेरित करते हैं? डी थीटा से। तो टाउ हमारा क्या हो गया? बलागुण हो गया, और कोणीय विस्थापन यानी डी थीटा हो गया हमारा, है ना? अब इसका हम करेंगे क्या? समाकलन। तो समाकलन तो आपने सीखा नहीं होगा, अगर आप मैथ लिए तब तो आप कर ले जाएंगे, अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं, इतने के लिए मैथ लेना जरूरी भी नहीं है ना? तो चलो कर देते हैं। DW इक्वल टू समाकलन करिए किससे? θ1 से θ2 के बीच में, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ बराबर एक फॉर्मूला होता है, टाउ बराबर क्या होता है? P साइन थीटा, किसका? बलागुण का, आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट बताया यार थोड़ी देर पहले। तो DW बराबर हमारा क्या आ जाएगा? PE θ1 θ2 साइन थीटा, है ना, इंटू डी थीटा। PE को मैंने बाहर कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। DW हमारा क्या आ गया? DW बराबर आ गया क्या? PE कर दो, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। क्लियर? θ1 और θ2, एक बार θ2 अप्लाई कर दो, ऊपर वाला पहले किया जाता है अप्लाई ना। तो DW बराबर क्या हो जाएगा? PE कोष्टक में माइनस कॉस θ2 माइनस बीच में लगता है, हमेशा याद रखिएगा समाकलन में माइनस। अब ऑलरेडी माइनस है तो कोष्टक में कर देते थे, यहाँ प्लस हो जाएगा अपना ना, माइनस कॉस θ1, ठीक है। देखिएगा DW बराबर PE माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया कॉस θ1, ठीक है भैया। अब DW भी, इसका भी समाकलन काम खत्म, तो डी हट ही जाएगा अपना, तो W बच रहा है ना। तो W बराबर क्या हो गया? PE, देखिए इनको हम भाई साहब को बीच में कर दे रहे हैं, माइनस आगे अच्छा नहीं लग रहा, cos θ1 माइनस के cos θ2, यही तो मुझे ज्ञात करना था, यही तो है मेरा मेन। एक बार फिर से लिख देता हूँ, देखने में अच्छा लगे। W बराबर PE cos θ1 माइनस के cos θ2, सेम है दोनों, चाहे जो कहो, ठीक है ना। तो W हमारा एक कार्य होता है जो, है ना, और टाउ क्या होता है? बलागुण होता है। चलो नेक्स्ट पेज में। तो अब देखिए अगला है, देखिए उसी क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि यदि द्विध्रुव को अस्थाई साम्यावस्था, यानी जो अस्थाई है, जो डायग्राम में मैं दिखाया था कि अस्थाई साम्यावस्था से θ1 इक्वल टू 0 1 से और θ2 को थीटा पर
ध्यान दीजिए, थीटा जो थीटा 1 है वहां से मैं 0 पर ले जा रहा हूं और थीटा 2 को थीटा तक घुमाए तो कार्य क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, W बराबर पीई क्या था, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही तो फॉर्मूला था ना भैया, यही फॉर्मूला था एडजेटी, है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पीई। देखिएगा कॉस थीटा, थीटा 1 को हम कहां से घुमाया, ध्यान दीजिए थीटा 1 को हमने 0 पर घुमा दिया, लेकिन किस पे, कॉस 0 पर, कॉस 0 पर घुमाया। ध्यान दीजिए कॉस थीटा 1 को कॉस 0 तक मैंने घुमा दिया और कॉस थीटा 2 को कहां तक घुमा दिया, कॉस थीटा तक घुमा दिया, ठीक है ना। तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पीई कॉस 0 अंश का मान 1 होता है माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बस सिर्फ क्या किया हूं भैया, यहाँ जो थीटा 1 था ना वहां पर मैंने 0 रख दिया और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, मैंने लिख दिया। अगला है यदि द्विध्रुव को अस्थायी समय अवस्था से थीटा 2 बराबर 90 अंश तक घुमाया जाए। थीटा 2 को अब घुमा रहा हूं, देखिएगा कहां तक, 90 अंश तक। सेम फॉर्मूला लिखेंगे, W बराबर क्या हो जाता है, पी कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, ठीक है। W बराबर क्या हो गया, पी कॉस थीटा 1 की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा 1 की जगह पर 1 हो जाएगा। मैं रख रहा हूं थीटा 1 बराबर लिख दीजिएगा, थीटा 1 बराबर 1 माइनस 1 माइनस थीटा बराबर 90, तो कॉस 90, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, 1 में, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है, नहीं कॉस 90 अंश का मान 1 होता है, हाँ नो 1 होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पीई हो जाएगा, ठीक है, 1 1, ठीक है। बताइएगा आप सब, कॉस 90 अंश थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो आगे देखते हैं हम, किसी द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था थीटा 1 बराबर थी 0, काफी देर से पढ़ा रहा हूँ, दिमाग इधर उधर हो रहा है, मैं सभी जस्ट खत्म किया आपका, फिर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो 1 घंटे 10 मिनट होने को है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक लेसन तो कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ आज। ध्यान दीजिएगा, यदि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था थीटा 1 से 0 से थीटा 2 इक्वल टू 180 अंश तक घुमाया जाए, क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। तो W बराबर क्या हो गया, पी कॉस थीटा 1 की जगह पर 1, कॉस थीटा 2 माइनस 1। W डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, पीई और 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया 2, तो W बराबर क्या हो गया 2पीई, ठीक है। W बराबर क्या हो गया 2पी, आई थिंक समझ में जरूर आया होगा। सो चलो नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब किसी द्विध्रुव Q1 2a को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है, क्या किया जाता है, लाया जाता है, तो उनके लिए किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। तो थीटा 1 मैंने मान लिया, क्या थीटा 1 मैंने मान लिया 90 अंश, और थीटा 2 बराबर मैंने मान लिया क्या थीटा। तो U बराबर क्या होता है, स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या होता है, 90 से 0 लेंगे, टाउ डी थीटा, ठीक है। तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या होता है पीई, तो पीई आपका बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा भी होता है, साइन थीटा भी होता है, तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, क्लियर। तो U इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पीई कॉस थीटा 1 की जगह पर 90 अंश, ठीक है। तो क्या हो गया आपका कॉस 90 अंश, कॉस थीटा 2 की जगह पर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। U बराबर हमारा क्या हो गया पीई, कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाता है, कॉस 90 अंश खत्म, 1 आ गया, कॉस 0 अंश का कॉस थीटा सेम लिख दो कॉस थीटा, ठीक है। U बराबर, तो अब देखिए कॉस 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, तो U बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस पी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि U बराबर क्या हो जाता है हमारा माइनस पीई भी लिख सकता हूँ वेक्टर में, U बराबर माइनस U इक्वल टू माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E लिख सकता हूँ। जब देखिए नोट डाउन करिए भी, और जब थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 अंश हो, तो U बराबर क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस 90, अगर 180 अंश हो तो 180 से अंश रख देंगे, तो U बराबर 0 आ जाएगा, अंश का मान काम खत्म। नोट डाउन, एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा, एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखिएगा जब
जब द्विध्रुव को अनंत से अस्थाई साम्यावस्था थीटा इक्वल टू 0 पर लाएं, ध्यान दीजिएगा, ये नोट करिए ना, पर लाएं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, न्यूनतम व अस्थायित्व अधिकतम होगा, न्यूनतम व अधिकतम होगा। ठीक है ना। कैसे, u बराबर माइनस के पीई कॉस थीटा, तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस पीई। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 98, 99 और 90, 100 के आप बोलते हो, 90, 100 कुछ भी बोल दो यार, मतलब 100% चांसेस है इसको पूछने का। क्या है, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक होता है अच्छी होता है, जो कि इसमें ये बता रहा हूं मैं, देखिए ये अच्छी है, इसके बाद मैं तुरंत बाद वाला निरक्षी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पर बता रहा है सबसे पहले द्विध्रुव, तो सबसे पहले द्विध्रुव हम बना ही ले लेते हैं। द्विध्रुव तो ऐसे ही बनता है भैया, मिला दो यहाँ पर बीच दूरी होगा, मान लेते हैं बीच की दूरी कितनी है, टोटल 2l है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी l होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, l होगा। मान लेते हैं कहीं दूर एक आवेश माइनस होगा, एक प्लस आवेश होगा, मान लेते हैं प्लस आवेश से कई दूर कोई बिंदु P है, जहां पर मुझे क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है मुझे। अब देखिएगा, अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी मानूं तो क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक क्या, R में से क्या घट जाएगा, R में से L घट जाएगा, और अगर मैं यहाँ से लेकर पूरा मान लूँ तो क्या जुड़ जाएगा भैया, पता ही है यार, ये तो बहुत इजी चीज़ है, सबको पता है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा आपको, है ना। मैंने एक बार फिर से देखिए, मैंने बीच मान लिया O, बीच का बिंदु क्या है, O है। अब ये देखिएगा दो आवेश है, यही चीज़ मैं भी लिखा हूँ, वही दिखाऊंगा आपको, है ना। दो आवेश हैं, एक माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है। अब दोनों आवेश से दूर क्या एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L है, अब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो R माइनस L हो जाएगा, फिर बीच का एकदम देखेंगे तो R हो जाएगा, और पूरा देखेंगे तो R प्लस L हो जाएगा। पढ़िए क्या लिखा हूं, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं, अल्प दूरी यानी कि समान दूरी पर, वही द्विध्रुव का परिभाषा ही लिख दिया हूं मैं इधर ही, क्या परिभाषा ही उठा के रख दिया हूँ, पटक दिया हूँ यहीं पे, है ना। समझ आ गया, इतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना। ठीक है, अब देखिएगा इनके मध्य बिंदु O से, देखिए जो इनका मध्य बिंदु है O से R दूरी पर, ध्यान दीजिएगा R दूरी पर, R1 मत लिखिए, छोड़िए इसको, काट दीजिए। R दूरी पर कोई बिंदु P है, क्या कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है। वही चीज लिखा हूं जो बोल रहा हूं, और जो छापा हूं, जो डायग्राम बनाया वही चीज लिखा हूं, वही चीज बता रहा हूं आपको, है ना। देखिएगा दो आवेश है, एक माइनस और एक प्लस है, दोनों आवेश को अल्प दूरी पर समान दूरी पर रखा गया है, और बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु मैंने क्या ले लिया, P ले लिया, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा प्लस Q से P की दूरी R माइनस L है, तथा माइनस Q से E की बीच की दूरी R प्लस L है। तो हम क्या निकाल लेंगे, तब प्लस के लिए निकालें, प्लस Q के कारण, प्लस क्यू के कारण यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर क्या होता है, बताया था कूलाम के नियम में, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अब आर की जगह, यानी कि आर मतलब क्या होता था, क्या समझे थे, आर ध्यान दीजिए, क्या आर मतलब दूरी बोला था, नोट डाउन, आर मतलब क्या बोला था, दूरी बोला था, लेकिन यहां पर है क्या आर स्क्वायर, प्लस क्यू के लिए देख रहा हूं, तो यानी प्लस क्यू के लिए देखूंगा जब भी, तो यहां पर देखिए प्लस क्यू से लेकर यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, यानी आर माइनस एल, तो आर माइनस एल डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूं। समझ आया कैसे किया हूं मैं, देखिएगा
ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर क्या है बीच की दूरी, और यहाँ से प्लस क्यू से लेकर और पी की बीच की दूरी आर माइनस एल था, तो मैंने आर माइनस एल लिख दिया। देखा मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी होते हैं भैया, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर भी कर दिया। प्लस क्यू के लिए निकाल लिया, अब माइनस क्यू के कारण निकाल लो। तो E1 लिख दो यहाँ पर, E2 यहाँ पर लिख दो। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, बस Q अपान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के लिए निकाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल रहा हूँ, यहीं तक रहेगा भैया, यहाँ तक मत करो, क्योंकि यहीं पे विद्युत क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है ना। R प्लस एल है ना, तो चलो क्या लिख देता हूँ, R प्लस एल का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, R प्लस एल का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं ज़्यादा किया हूँ, बस याद रखना प्लस के लिए क्या किया था, माइनस के लिए। फिर मैं अगला मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, अंतर निकालूंगा दोनों के बीच के। अंतर कैसे निकलता है, ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। तो E1 की जगह पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे, E2 की जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे चलो रख के दिखाता हूँ। अभी यही बताया ना, ई बराबर क्या होता है E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू अब रखना है हमें, किसका, E1 की वैल्यू रखना है। E1 की वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस के एल का होल स्क्वायर। चिन्ह है माइनस का, लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। तो ई बराबर हम क्या लिख देंगे, कॉमन बन रहा है मेरा, क्यू दोनों में कॉमन है और 4πε0 कॉमन बन रहा है, ले लो कॉमन। तो क्या हो गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, चिन्ह है माइनस का 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये जितना है। अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, इसको ए स्क्वायर मान लेता हूँ, इसको बी स्क्वायर, नहीं तो ऐसा करिए ना, छोड़ ही दीजिए, इसको ऐसा करिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो क्यू अपान 4πε0, देखिए इसका इसमें कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, चिन्ह है माइनस का, लिख दीजिए यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस का चिन्ह भूलिएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। नीचे क्या है आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इतने को क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, कोई परेशानी नहीं होगी ना। ठीक है, यही चीज़ लिखना है मुझे। और ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। देखिए मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर है मान लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं क्यू अपान 4πε0 लगाइए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, चिन्ह है माइनस का, भाई कोष्टक लगा देना, क्योंकि माइनस का भी अंदर गुणा कराएंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl, सिर्फ इसी पे बेसिक तोड़ा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सब। बटे के इसको मैं क्या लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। मैंने जो कि यहाँ पर बताया कि इतने को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया उससे। ठीक है, देखिएगा आगे क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। देखिए माइनस है बीच में, यानी माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। सारा जो चिन्ह है वो चेंज कर दिया मैंने, बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। कट रहा है एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। हमारे पास क्या बचा भैया, ई बराबर बचा क्यू अपान 4πε0 2rl क्या आ गया आपका 4rl आ गया, बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू देखिएगा 4rl को मैं ये चीज लिख सकता हूँ क्या, 4rl को मैं 2r इंटू 2l लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला के रूप में मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है अभी बता देता हूँ क्या पता है, कुछ पता चल जाएगा आपको, है ना। क्यू को मैं अंदर कर रहा हूँ, ठेल रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1/4πε0 इंटू क्यू गुड़े 2r गुड़े 2l बटे के आर स्क्वायर। अब बताइए कुछ समझ में आया आपको,
यहाँ से टू आर टू एल को यहाँ पर अलग कर दिया, खंड कर दिया, खंड विखंड कर दिया भैया, है ना। देखिएगा अब देखिए P बराबर एक फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है 2QL, Q दिख गया और L दिख गया और 2 दिख गया, यानी इसके और इसके जगह पर मैं P लिख सकता हूँ, है ना। तो E बराबर क्या हो गया 1/4πε0 इंटू या गुणा का निशान लगाओ कुछ भी, है ना। सो मैं P इंटू 2R भी है, 2R भी लिख दो, बटे R² माइनस L² पूरे का होल स्क्वायर। यदि मैं मान लेता हूं R छोटा है L से, तो R इज इक्वल टू, तो मेरा L इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब L क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसके जगह पर मैं 0 लिख दूंगा। E इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/4πε0 इंटू 2PR बटे, आगे पीछे कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। L 0 हो गया तो R² और स्क्वायर फिर था, है ना, यानी कि 4 बार है R। अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूँ R गुड़े R गुड़े R गुड़े R, है ना, तो यानी R को मैं कितनी बार 4 बार लिखा है। एक बार काट दिया मैं R, तो कितनी बार बच गया 3 बार बच गया। ठीक है, 1/4πε0 इंटू 2P बटे R³। ये मेरा फॉर्मूला का निगमन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रिवाइज करके प्लीज और देख लेना, 100% समझ आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट पेज में लास्ट, आज का इस लेसन का लास्ट है निरक्षी स्थिति, चलो देखते हैं इसको भी। अगर आप यहाँ तक देख लिया और समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और कमेंट से भर दीजिए जो जो आपको समझ आया, सब कुछ लिख दीजिए, ये आ गया समझ में, और अटेंडेंस तो लगाना बनता है लाइक करके। क्लियर, तो लास्ट है, आज का आखिरी है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया था, अच्छी बता दी, निरक्षी लास्ट है। ठीक है ना, कैसे रहेगा ध्यान दीजिएगा। विद्युत उध्रुव की निरक्षी स्थिति मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी वैद्युत उध्रुव है, इसलिए सबसे पहले हम वैद्युत उध्रुव ही बना देते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है ऊपर P है, अब यहाँ से लेकर एक माइनस होगा एक प्लस होगा, दो आवेश हैं, इनके बीच की जो दूरी होगी वो 2L होगा। बिंदु क्या है यहाँ पर O है ना। अब मान लेते हैं O से R दूरी पर, कितने दूरी पर R दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब यहाँ से भी इसको मिला दीजिए फिर, है ना। अब यहाँ से देखिए ये R हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L होगा, है ना। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, √R² प्लस L² हो जाएगा, क्योंकि प्लस के लिए निकाल रहे हैं और यहाँ पर माइनस है, माइनस आवेश है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो √R² माइनस L² हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम करके समझ लो लगाया हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या क्या किया हूँ, जो जो मैं किया हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ कि मान लेते हैं -Q तथा +Q कूलाम के दो आवेश से बहुत दूरी, अल्प दूरी यानी समान दूरी पर रखा हुआ है। देख सकते हैं जो पढ़ा है जो लिखा है वही चीज़ है। अब देखिए पढ़ लिए ना, अब मुझे निकालना है क्या +Q आवेश के कारण, आवेश के कारण, तो E1 क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था 1/4πε0 बटे Q/R²। R की जगह पर क्या ले रहा हूँ प्लस ले रहा हूँ, तो प्लस वाला तो ये रहेगा, क्या रहेगा √R² प्लस L² पूरे का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे सकते हो इसको। ठीक है ना, -Q आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ठीक है, Q बटे √ में R² माइनस L² पूरे का होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज और ज्ञात करना पड़ेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चीज, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, क्या होता है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये होता है ना। अब E बराबर cos थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस, सॉरी दिखा नहीं, देख लो E1 प्लस E2। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू यहाँ से पहले निकाल लेता हूँ मैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना भैया, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार क्या है, देखिए L है। देखिए अगर यहाँ से मैं बनाऊँ एक कोण ऐसे गया होगा ना भैया, तो यहाँ से मेरा क्या बन रहा है, एक थीटा कोण बन रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र E हो गया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ E1, है ना। तो क्या बन रहा है हमारा L बटे
cos थीटा के लिए निकाल रहा हूँ, एल बटे प्लस में होगा ये, एल बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पेज में कर देते हैं और लास्ट पेज रहेगा वही। अब उसी में रखते हुए आपको चला चलना है ना। क्या होता है ई बराबर, मैंने जस्ट अभी बताया cos थीटा की वैल्यू क्या आया था एल बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। E1 की वैल्यू क्या था 1/4πε0, है ना, इंटू क्यू बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस ध्यान से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनल की तरफ चल रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। समझ आया भैया। अब ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉमन बन रहा है कुछ, इसको मैं उधर ठेल रहा हूँ पहले तो, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए वैसे। अब देखिए इसको अंडर रूट को मैं हटा भी रहा हूँ, क्या हो रहेगा हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू अपन, देखिए अंडर रूट जो होता है स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यहाँ पर भी, है ना। तो क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। देखिएगा एल बटे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ से अंडर रूट को मैं हटा दिया तो यहाँ पर 1/2 लगा दिया, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो मैं काट देता। तो इस अंडर रूट हटाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, 1/2 लिख दो, हाँ मतलब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या है आधा है ना, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0, यहाँ पर भी कॉमन है, लिख दो। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही चाहिए। देखिए क्यू यहाँ पर है और एल यहाँ पर है और 2 क्यू है, तो क्या हो गया 2Q, एल को अंदर लाइए 2QL बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही होता है ना, बटे एल के तो मैंने अंदर कर दिया, क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का 1/2। ठीक है, ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर क्या हो गया भैया 1/4πε0 इंटू पी बाई ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, पी बराबर क्या होता है 2QL होता है, पी बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिएगा 1/2 है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 3/2, तो 2 से 1 में करेंगे, देखिए सेम है दोनों, स्क्वायर का फॉर्मूला है समझ लो, तो क्या हो जाएगा 3/2। यदि लिखिए यदि यल जो है, यल क्या है छोटा है आर से, तो यल हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1/4πε0 इंटू पी बटे आर स्क्वायर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर गया अपने घर पे, तो ई बराबर क्या हो गया हमारा 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप समझ में जरूर आया होगा। 1.5 घंटे में पूरा लेसन 1 कंप्लीट किया, उसमें न्यूमेरिकल भी कवर किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ कवर किया हूँ, और भी लाऊंगा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। बस इस वीडियो में इतना, मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको रुको अभी मत जाओ, अभी कुछ हेडिंग ऐसे है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सोचा दूसरे लेसन में कवर करूंगा, लेकिन ये पहले लेसन में है तो पहले ही लेसन में कंप्लीट करना चाहिए। 1.5 घंटे हो गए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी आपका लगभग से 30 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि 3-4 हेडिंग। और भाई साहब ये जो हेडिंग है मैं बताने वाला हूँ, एग्जाम में क्या बोलूँ मैं, बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब इसके अलावा नहीं आएगा। आप समझ लो जितना पढ़ाया हूँ ना वो तो इंपॉर्टेंट था ही, जो मैं तो बोला हूँ। तो अब विद्युत फ्लक्स के बाद बताऊं गॉस की प्रमेय, अनंत लंबाई वाला। भाई साहब इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना, इतना खतरनाक है, एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस बन जाता है पूछने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स, ये काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ लेता है, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है इसको देख लेते हैं साथ में, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम गॉस की प्रमेय निकाल नहीं पाएंगे या अनंत लंबाई वाला नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे एक डायग्राम भी बना देता हूं मैं, कुछ इस टाइप के बना दो आप डायग्राम। डायग्राम तो मुझसे बनता नहीं है, अंडे की तरह जो ये बन जा रहा है। तो जो ये रेखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीच में नहीं दिखाई दे रहा है, वही चीज होता है। क्लियर, यहाँ से गया, इधर दिखाई दिया नहीं दिया,
ऐसे निकल गया, ये होता है आपका, ऐसे सीधे निकल गया या तो, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये आपका वैद्युत फ्लक्स है। जैसे कोई भी लंबवत रेखाएं जो गुजर रही हैं, क्या यहाँ पर शो कर रही, वही है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, काल्पनिक जो ना दिखाया जाए, जैसे भूत नहीं दिखाया जाता, शायद होता है या नहीं होता मैं नहीं पुष्टि करता, बट हाँ डर तो लगता है भूत से, है ना तो वही चीज़ है, तो भैया दिखाई नहीं देता है, ये क्या है, काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स किसे प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर समझ आए, किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये अदिश राशि है, अदिश राशि क्यों है, जो कि आपको मैं बता रखा हूं, नहीं बताऊंगा फिर। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। कभी कभी आ जाता है कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, तो बोलोगे क्या, अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी आज ही लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। फाई ई क्या है आपका, जो कि वैद्युत फ्लक्स है, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या हो गया आपका, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए। क्या बच रहा है अभी, थीटा। देखिए cos थीटा, थीटा की वैल्यू दिया रहेगा, यानी कि जब भी जय रहेगा, जैसे ई और ए के दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, क्या क्या, ई तथा ए के बीच बना कोण, जैसे क्वेश्चन में रहेगा ना, तो ई और ए के बीच में जो बना रहेगा कोण, वो क्या होता है, थीटा होता है। अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। समझ में आ गया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या होता है। गॉस की प्रमेय का निगमन देख लेते हैं, किस प्रकार से करते हैं, नेक्स्ट पेज से। गॉस की प्रमेय देखने से पहले थोड़ा घन कोण देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है ना, घन कोण क्या होता है, पूछता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला जानना जरूरी है। और घन कोण का जो मात्रक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, कोई गोला है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई गोला है, गोला का यहाँ पर केंद्र है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी एक रेखा बना दो, देखिएगा जो यहाँ पर बन रहा है, जो देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया, ये डेल्टा ए हो गया, ये क्या है, यही आपका जो बीच का जो बन रहा है, ये डेल्टा ए हो गया। ये जो डॉट है इसे ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, आर है। और ये आपका क्या है, डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू यही है, डी डब्ल्यू नहीं सॉरी डेल्टा डब्ल्यू है ना, डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि ये, क्योंकि ये जो बिंदु है इसी को हम घन कोण, यानी जो कोण होता है, यानी जो कोण बनाता है, जो केंद्र है उसके बीच का जो मध्य बिंदु होता है वही घन कोण होता है। इसका मात्रक भी जान लेते हैं, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्लियर, घन कोण आ गया। किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, ये जो गोला है इसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो घन कोण होता है। क्लियर, समझ आ गया ना घन कोण। चलो जी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। अब डायरेक्ट देख लेते हैं हम गॉस की प्रमेय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इसीलिए मैं बताया, ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स क्यों बताया था, इसीलिए बताया, वैद्युत फ्लक्स किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से, ठीक है ना, किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। किसी भी वैद्युत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का, आवेश यानी कि क्यू, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही होता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, कोई वैद्युत फ्लक्स है उसी के आवेश के 1/ε0 गुना होता है, वो क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है। क्लियर, कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई बंद पृष्ठ से उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का, आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अब एक डायग्राम के हिसाब से हम समझ लेते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, गोला है, यहाँ एक बिंदु होगा, केंद्र होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है। तो यहाँ से एक रेखा निकल जाएगा, एक रेखा इस तरफ निकलेगा, किससे, वेक्टर dA है ना, ई मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर जो बन रहा है ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, P हो गया, और जो केंद्र है वो आपका O हो गया। यानी कि केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु है जिससे कि D वेक्टर E और E की कोण एक कोण बना रहा है। यहाँ पर ये डायग्राम बना देना आप। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखना तो पड़ेगा ना भैया, कि लिखे क्या हो, है क्या चीज़, ये बना क्या रहे हो तुम, ठीक है ना, क्लियर। तो चलो देख लेते हैं ये भी क्या है, देखते हैं ध्यान से। जो अभी आपको जस्ट बताया था वही चीज इसमें लिखा हूं कि मान लिया कोई प्लस क्यू आवेश है, भाई आवेश तो होगा, बिंदु ओ पर स्थित है। देखिएगा मैं इसमें, देखिए यहाँ पर जो है क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर स्थित है, आर दूरी पर। देखिएगा आर दूरी पर एक बिंदु पी है, देखिएगा आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जिसके चारों ओर अल्पांश डी है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पर है। चलो इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं अल्पांश, क्या, अल्पांश डी ए से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स, परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, समाकलन निकालना है इसका, ई इंटू डी ए, फॉर्मूला पता है, वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए, ठीक है ना। तो चलो जी इसका अवकलन कर लेते हैं, तो क्या आता है देखिएगा, वेक्टर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं बता चुका हूं, क्या होता है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। अब इतने की जगह पर याद रखिएगा, इतने की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि डी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी डब्ल्यू बराबर डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डब्ल्यू, ठीक है ना। अब देखते हैं हम पूरे के लिए निकाल लेते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण यानी पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही निकालना था, गॉस की प्रमेय का अगर निगमन आ जाएगा तो ये चीज कर देना और आएगा जहां तक चांसेस है। लेकिन इसके बाद जो भी मैं बता रहा हूं भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लगातार 2019 से पूछा जा रहा है भैया, 19 से 20 में, फिर 22 में भी आया था, तो भाई साहब 23 में भी चांसेस है इसका पूछने का। तो भैया पूरा लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा। अगर ना आएगा ना समझ आए तो कमेंट करके बता देना कि समझ नहीं आया, मैं इतना बेहतरीन तरीके से आराम से बताऊंगा, टाइम जरूर लगेगा। तो भाई साहब आराम से कमर कस के बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिएगा, गारंटी है समझा के मानूंगा, क्या गारंटी है समझा के मानूंगा। चलो देखते हैं, देखिए जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है ना उसको सेम टू सेम ऐसे बना लेते हैं। तो परेशानी तो होना नहीं चाहिए, परेशानी होगा नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए यार, है ना। देखिएगा क्या है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। किसके, गॉस की प्रमेय के लिए। अगर गॉस की प्रमेय से ज्ञात करना होगा, ऐसे आएगा क्या, यहाँ तक तीव्रता ज्ञात कीजिए, यहाँ तक भी लिखा जा सकता है। तो आपको जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ वैसे ही बनाना है। इसके लिए आपका रेखीय घनत्व का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, और आई थिंक गॉस का शायद, तो ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जितना आप वीडियो देखे हो ना सब कुछ लिखते हुए आ रहे होगे, नोट्स तो आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन कमेंट में तो बताना पड़ेगा ना। देखिए अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधा तार, कोई मैं सीधा तार बना देता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हैं। देखो भाई मुझसे ज़्यादा सीधा तो बन नहीं रहा, लेकिन आप सब बनाइएगा। कोई सीधा तार है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे देखिए, अब ये आवेशित है, आवेश में क्या होता है, एक प्लस आवेश होगा, एक तो माइनस आवेश होगा। तो यहाँ पर हम क्या भर देते हैं, प्लस आवेश भर देते हैं। क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या भर दिया, कोई सीधा तार है उसमें प्लस आवेश भर दिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक बेलन बना देता हूं, ठीक है ना। देख लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, P है। देखिए R दूरी पर, देखिए ये कोई तार है, देखिए क्या कर रहा है, अनंत लंबाई का है आवेशित सीधे तार की निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि निकट कोई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि जो निकट है, ये जो तार है, इससे निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं पर ज्ञात करना है, P पर ज्ञात करना है। तो R दूरी पर है, कहां पर, R दूरी पर है। इसको तब ऐसे मिला दो भाई, है ना, मिल गया। अब यहां पर आपका क्या होगा, एक क्षेत्रफल भी होगा कुछ, ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अब जो है ये दिशा विद्युत क्षेत्र ई होगा, वेक्टर ई होगा, और डीए भी होगा, ठीक है ना। डीए यानी कि क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया आपका। अब देखिए डीए भी हो गया। अब यहां से भी इसको मिला दीजिए आप सीधे, मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है आपका, एल है, क्या है, एल है। कोई सबसे पहले क्या, सीधा तार खींच लिए, उसमें आवेश भर दिए, प्लस आवेश भर दिए। मान लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इसको लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पर अब क्या बना दीजिए, एक क्षेत्रफल है, जो ये हमारा क्या है, ये दिशा डोनेट कर रहा है, तो दिशा हमारा इस टाइप होगा कुछ, दिशा तो यही होगा ना भाई, हमारा दिशा एकदम सीधे जा रहा है, तो इतना आप लिख ले जाओगे। अब देखिए इसमें और क्या लिखेंगे, अब इसका निगमन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। देखिए आवेश का रेखीय घनत्व ज्ञात करिए। पहले रेखीय घनत्व का फॉर्मूला जान जाइए, अभी काम नहीं लग रहा है लेकिन जानना जरूरी है। क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल। एल आपका क्या है, लंबाई है, लंबाई आवेश, लंबाई आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। एकदम बेसिक बताया हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं, ये अभी बाद में काम लगेगा, याद रख लेना, बस इसको वैसे लिख दिया हूँ, आप सच्चा है तो मत लिखिएगा। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, इसीलिए मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स बताया और कोई बात नहीं था। तो वैद्युत फ्लक्स से क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर ई इंटू डी ए, यही है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर जैसे हटेगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा बराबर यहाँ पर क्या रख दूंगा, जीरो, थीटा की जगह पर क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा, हम रख दिया भैया। अब देखिए cos थीटा, थीटा की जगह पर जीरो रख देते हैं, तो cos जीरो अंश का मान क्या होता है, एक होता है, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e इंटू डी ए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, e को बाहर कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ए हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या बचा भैया, ई, इसका समाकलन करिए, क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, समाकलन करने पर तो क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। क्या फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई ए हो गया। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, समझ आ गया ना। अब देखिए, अब यहां पर लगा दीजिए गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होता है, यही तो होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 1 कर दो और इनको भाई साहब को 2 कर दो, जिससे कि मुझे आसानी हो। अब देखिए समीकरण 1, दोनों में फाई ई कॉमन है, ठीक है, फाई ई और फाई ई दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से लिख दो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से निकाल लीजिए। तो फाई ई कॉमन है, क्या बचा इधर, इधर बचा क्या, ई इंटू ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर मुझे यहाँ से निकालना है भैया, क्योंकि अभी जो है मुझे बेलन को जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्यू अपान लैम्डा 1 क्यू अपान एल जो बताया था वो चीज़, तो यहाँ से मुझे ई निकालना है। तो ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ए है, ये है, तो ए आके इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसका बटे 1 है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान
ए एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम हम समीकरण 3 रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ आपको। समीकरण 3 तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे अब ज्ञात करना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मुझे ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr_l होता है ना। दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, 2πr_l, ठीक है। अब लेमडा इक्वल टू क्या मैं फॉर्मूला बताया था, Q/L। अब यहाँ से अगर मुझे Q ज्ञात करना हो तो लेमडा L आ गया, ठीक है ना। अब समीकरण 3 से मुझे ज्ञात करना है। समीकरण 3 मेरा क्या था, E/Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए की जगह पर इतना पूरा रखूंगा मान, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रखूं कोई दिक्कत नहीं ना। और Q की जगह पर डेल्टा L रखूंगा, रख दो। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा L बटे एंड क्या है, ए की जगह पर 2πr_l इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना, लिख दो, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है, एल से एल चला गया अपने घर दुआरे, है ना। तो ई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, लेमडा बटे 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो बच रहा है ना, ठीक है, परेशानी दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ई इक्वल टू 1/2πr गुणे क्या बच रहा है यहाँ से, लेमडा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 2π एप्सिलॉन नॉट को इधर करो, आर को इधर कर दो, ठीक है ना। क्या है, इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे आर, ठीक है ना। अब वेक्टर किस रूप में, अब सदिश, अब ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, गुणा करने पर 2 से गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसमें भी होगा 2 लेमडा बटे आर। यही मेरा है फाइनल वाला फॉर्मूला, यही मुझे निकालना था और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट डाउन आप लोग कर लो, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको, देखिए वेक्टर सदिश रूप में, एक अगर आ गया वेक्टर सदिश रूप में तो भैया क्या लग जाएगा, लेमडा लग जाएगा, सॉरी वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू क्या होगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे आर, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी लगा दो लेमडा, सॉरी वेक्टर। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब देखिएगा ये है एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ, दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा दूसरे लेसन में। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, अगर समझ में आया तो लाइक करके बताइएगा। धन्यवाद।